ये कहानी है एक ऐसे देश की जिसका उदय 26 मार्च 1971 को हुआ। एक ऐसा देश जहां हर तरफ गरीबी, बेरोजगारी और लाचारी का मंजर था। नाम था बांग्लादेश। लेकिन फिर 50 साल से भी कम वक्त में ऐसा क्या हुआ कि यह देश दुनिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स में से एक बन गया। आखिर इस देश ने ऐसा क्या किया जिसने इस देश और देशवासियों की किस्मत बदल कर रख दी? आइए जानते हैं इस केस स्टडी के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे और आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के टॉप मोस्ट क्लोथिंग ब्रांड्स जैसे H&M, जारा, गुस्सी, ये सब मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है इनके प्रोडक्ट की? जी नहीं, सूरत में नहीं, बल्कि ये होती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े शहर चिटगोंग में। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको और कुछ नहीं करना, बस चलते जाना है। और यही किया है हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने। ज़्यादातर भारतीय बांग्लादेश का नाम बस क्रिकेट मैचों और जो वहाँ से कुछ लोग आते हैं जिनको रोहिंग्या बोलते हैं, उनके मसलों में सुनते हैं। लेकिन इन सबसे अलग बांग्लादेश आज विश्व का सबसे तेजी से ग्रो हो रहा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बन गया है और भारत जैसे बड़े देश को पीछे छोड़ते हुए गारमेंट एक्सपोर्ट के मामले में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आता है। आज बांग्लादेश हर साल $35 बिलियन से अधिक की वैल्यू के कपड़े एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार प्रोवाइड करती है। बांग्लादेश का 80% एक्सपोर्ट रेवेन्यू यहीं से आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। और तो और बहुत जल्द ही बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू $50 बिलियन के लक्ष्य को छूने वाला है। ये ग्रोथ इसलिए भी और इंप्रेसिव हो जाती है क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा पिछले 10-15 सालों में आया है, और वो भी तब जब इस सेगमेंट में गला काट कंपटीशन, बहुत से देश टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि ये ना सिर्फ अरबों डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करता है, बल्कि लाखों ही नहीं करोड़ों लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करता है। बावजूद इसके भारत के लगभग 25 साल बाद भारत की ही मदद से आजाद हुआ एक गरीब मुल्क आखिर कैसे न सिर्फ हमें बल्कि जर्मनी, फ्रांस, स्पेन जैसे डेवलप्ड नेशंस को भी पीछे छोड़ते हुए टेक्सटाइल सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, कई बार हम किसी एक्टर, क्रिकेटर या कामयाब इंडस्ट्रियलिस्ट की तारीफ में कहते हैं कि भाई इसके तो खून में ही एक्टिंग, क्रिकेट या बिजनेस बसा हुआ है। टेक्सटाइल को लेकर यही बात हम बांग्लादेश के लिए भी कह सकते हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी में दुनिया के सबसे अमीर जिस कपड़े को सबसे अधिक पसंद करते थे, जो कपड़ा 200 साल तक धरती पर सबसे कीमती कपड़ा रहा, वो कहीं और नहीं, बांग्लादेश की मेघना नदी के किनारे पैदा होने वाले कपास से यानी कॉटन से बनाया जाता था। नाम था ढाका मलमल। यानी इस देश के लोगों को कपड़ा बनाने की कला पहले से ही मालूम थी, पर समय और समस्याओं की मार से बांग्लादेश पिछड़ता चला गया। और जब 1971 में हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जज्बे के कारण बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करा गया, तब वहाँ हर तरफ गरीबी और भूखमरी का बोलबाला था। देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए शेख मुजीबुर रहमान की सरकार ने उस समय मौजूद प्राइवेटली ओन टेक्सटाइल मिल्स को अपने अंडर में ले लिया। मकसद नेक था दोस्तों, पर इस तरीके ने काम नहीं किया। पहले से लड़खड़ा रही बांग्लादेशी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई। सरकार की चिंता और बढ़ गई। करोड़ों लोगों का पेट पालना था और यहाँ कमाई की सबसे प्रोमिसिंग बेट नजर आ रहा कपड़ा उद्योग ठप हो गया था। सरकार का मोरल डाउन हो गया था और उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी।
लेकिन तभी मोहम्मद रिजुद्दीन नामक एक टेलर ने पूरी इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। 1978 में उन्होंने अपनी टेलरिंग शॉप में लगभग 10,000 शर्ट बनाकर एक्सपोर्ट किए फ्रांस को। ये बांग्लादेशी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस एक घटना ने सरकार और प्राइवेट सेक्टर की आंखें खोल कर रख दी। पहली बार लगा कि यार हम तो डोमेस्टिक डिमांड के चक्कर में पड़े और यहाँ एक्सपोर्ट का इतना बड़ा पोटेंशियल है। इसके बाद 1974 तक सरकार के उच्च पदों पर कार्य कर चुके मोहम्मद नूरुल क्वाडर ने, जिन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री से भी कहा जाता है, ने 1978 में देश गारमेंट नाम से एक प्राइवेट कंपनी बनाई और एक ऐसा कदम उठाया जिसे हम बांग्लादेश का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। कादिर साहब ने बांग्लादेश से 130 ट्रेनीज को साउथ कोरिया भेजा ताकि वे रेडीमेड गारमेंट बनाने की ट्रेनिंग ले सकें और वापस आकर बड़े पैमाने पर गारमेंट एक्सपोर्ट का काम किया जा सके, जो उन्होंने किया भी। कादिर साहब ने बांग्लादेश को रेडीमेड गारमेंट के एक्सपोर्ट में सफल होने के लिए 5 मंत्र भी दिए। पहला, कॉस्ट कटिंग। दूसरा, इंक्रीज प्रोडक्शन। नंबर 3, प्रोक्योर ऑफ मटेरियल एंड बेस्ट बार्गेन्स। नंबर 4, ऑब्टेन बेस्ट प्राइसेस। एंड 5वां पॉइंट, जस्ट बी ईयर्स, यानी क्लाइंट की नीड को ध्यान से सुनिए। आज इन्हीं मंत्रों को फॉलो कर बांग्लादेश $500 में बिकने वाली गुच्ची की शर्ट को सिर्फ $25 में बना रहा है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि अजमेरा फैशन भी इन 5 मंत्रों को फॉलो करता है और आज हम 30 से अधिक देशों में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। खैर, इस नए डेवलपमेंट और प्राइवेट सेक्टर के जोश को देखकर सरकार को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और 1981 में वहाँ की गवर्नमेंट ने 300 से अधिक टेक्सटाइल कंपनियों को उनके ओनर्स को वापस कर दिया। और तब से लेकर अब तक सरकार जब भी जो भी जैसे भी करना पड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मदद कर रही है और बांग्लादेश का एक्सपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है। बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए कई नए रिफॉर्म्स लाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाने पर फोकस किया। चाइल्ड लेबर को बैन किया, जिससे बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स के साथ काम करने को तैयार हो गए। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स का निर्माण किया गया दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दुरुस्त करने के लिए पावर प्लांट्स लगाए गए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कई रूल्स और रेगुलेशंस और लॉ इंट्रोड्यूस किए गए। टैक्स में छूट, बिजनेस करने या बढ़ाने के लिए इजी लोन्स, दूसरे देशों में ट्रेड एग्रीमेंट जैसे कई बड़े कदम सरकार ने उठाए और पूरी ताकत के साथ जनता के साथ मिलकर खड़ी हो गई। बांग्लादेशी लोगों ने भी कड़ी मेहनत की। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कम कॉस्ट पर गारमेंट प्रोडक्शन करने लगे। इन सब के बीच एक बड़ी घटना ने बांग्लादेशी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को झंकोर कर रख दिया, जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। इस काले अध्याय को राणा प्लाजा डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। 24 अप्रैल 2013 को इलीगल कंस्ट्रक्शन से बना हुआ राणा प्लाजा, जिसमें कई गारमेंट फैक्ट्रियां थी, अचानक से ढह गया। 1100 से अधिक टेक्सटाइल वर्कर्स इसमें मारे गए। पूरी दुनिया में तहलका मच गया। एक बार फिर गलत कारणों से बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग हाईलाइट हो गया दोस्तों। वेस्टर्न मीडिया वर्कर्स के लो वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशंस का मामला उठाने लगे। बांग्लादेशी सरकार के हाथ पांव फूल गए। तुरंत एक्शन लिया गया। फैक्ट्रियों के इंफ्रास्ट्रक्चर और लेबर वेजेस तक में सुधार किए गए और धीरे धीरे बांग्लादेश ने अपने ऊपर लगे इस कलंक को साफ कर दिया। पर इन सब के बीच ये समझना भी जरूरी है कि जब बांग्लादेश टेक्सटाइल सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा था, तब बाकी देश भी चुपचाप नहीं बैठे थे। वे भी अपने स्तर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन एक तो बांग्लादेशी सरकार उनसे अधिक प्रोएक्टिव थी और दूसरा, बांग्लादेश में उपलब्ध चिप और स्किल्ड लेबर का कोई मुकाबला नहीं था।
यहाँ एक और ख़ास बात जिसने बांग्लादेश को अन्य देशों की तुलना में आगे कर दिया, वो था शुरू से ही सरकार का वुमेन वर्क फोर्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बराबर का भागीदार बनाना। शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश की महिलाओं का लेबर वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन भारत से डबल है। टू बी प्रिसाइज, भारत में 100 में से सिर्फ 19 महिलाएं वर्क फोर्स का हिस्सा है, जबकि बांग्लादेश में यही 35 का आता है। बांग्लादेशी महिलाओं की बेहतर स्थिति का बहुत बड़ा श्रेय ग्रामीण बैंक के फाउंडर, नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस को जाता है, जिन्होंने बिना किसी सिक्योरिटी के करोड़ों गरीब महिलाओं को लोन दिया और उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपने पैरों पर खड़े होने में मदद की। दोस्तों, अगर भारत को बांग्लादेश से आगे निकलना है तो हमें इस गैप को भरना होगा। अजमेरा फैशन में हम खास तौर पर इस बात को महत्व देते हैं। इनफैक्ट आज हमारे सहयोग से 5000 से अधिक ज़रूरतमंद महिलाएं अपना खुद का बिजनेस कर रही है, खुद का कपड़े का बिजनेस कर रही है हमारे साथ जुड़कर। और मैं आभारी हूं कि सरकार ने इसके लिए मुझे चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया। दोस्तों, आज बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट के शिखर पर खड़ा है, लेकिन वो जानता है कि शिखर पर पहुंचना आसान है, पर वहाँ बने रहना बहुत मुश्किल है। और जब मैं वो कहता हूँ तो मेरा मतलब वहाँ की सरकार और वहाँ के लोग दोनों से है। मैं इसी विषय पर डिजिटल और चैनल पर एक वीडियो देख रहा था। अच्छा वीडियो दोस्तों, आप भी देख सकते हैं, लेकिन जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये कि उस वीडियो पर कई बांग्लादेशी लोगों ने कमेंट किया था कि हमें इस वीडियो को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होना है, हमें और मेहनत करनी है, हमें और आगे बढ़ना है। वाकई बांग्लादेशी लोगों के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। वहाँ की गवर्नमेंट मशीनरी को जिसने बांग्लादेश में सही नीयत के साथ सही नीति को एग्जीक्यूट किया, और आज भी वह संतुष्ट होकर नहीं बैठी है। आज बांग्लादेश नई नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है कि कैसे सस्टेनेबल तरीके से बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए टेक्सटाइल प्रोडक्शन किया जाए, पानी के प्रयोग को कैसे कम किया जाए और आसानी से रिसाइकिल होने वाले फैब्रिक कैसे बनाए जाए। दोस्तों, आज भारत के पास बांग्लादेश से सीखने के लिए बहुत कुछ है, और उस केस स्टडी के पीछे मेरा यही मकसद है कि अधिक से अधिक भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री के इस पोटेंशियल को समझें, इस बिजनेस के साथ जुड़ें, और एक दिन बांग्लादेश को ही नहीं, चाइना को भी पीछे छोड़ते हुए भारत को टेक्सटाइल इंडस्ट्री और निर्यात में दुनिया का नंबर 1 देश बना दें। मैं इस मुहिम में कमर कस के खड़ा हूं और आपको भी इसका हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। आइए जुड़ते हैं साथ और करते हैं देश का विकास। जय हिंद, जय भारत।